हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर नंबर 6 अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, फ्रिक्शन। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम पहले। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन to that of the motion. Friction is a kind of contact force and is affected by the nature of interacting surface. तो बच्चों, जो फ्रिक्शन होता है वो एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है। वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जो मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है वो हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। फ्रिक्शन एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि अफेक्ट होता है नेचर से, जो कि अफेक्ट होता है इंटरैक्टिंग सरफेसेस के नेचर से। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड आता है, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करना। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रिक्शन। द फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन। ये एक फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है, मतलब जो बॉडी की मोशन होती है उसको रेजिस्ट करता है। डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन के। कुछ एग्जांपल्स हो गए फ्रिक्शनल फोर्स के, जैसे कि फ्रिक्शन अलाउज अ मूविंग बस टू स्टॉप व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जो फ्रिक्शन होता है वो मूविंग बस को स्टॉप करता है जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। फुटबॉल कम्स टू रेस्ट ऑन अ फ्लोर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही जो फुटबॉल होती है वो थोड़ी देर बाद खुद रेस्ट पे आ जाती है। वॉकिंग ऑन अ स्लिपरी फ्लोर विद लिटिल फ्रिक्शन इज डिफिकल्ट। जो स्लिपरी फ्लोर होते हैं उन पे जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारा उस पे वॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? Factors that affect the friction, factors that affect the force that is acting in opposition to motion include nature of the surface on which the body is being moved. तो ये सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है जिस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। दूसरा, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस से भी इफ अफेक्ट पड़ता है। और थर्ड, pressure on the body which is being moved. So you can easily move out, that is the roughness or smoothness of the surface that determines friction. अब आता है बच्चों कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे कॉज होता है? Magnified view of surface shows that every surface has some irregularities on its base. तो अगर आप कोई भी सरफेस, लाइक आप नॉर्मल रोड जो होता है उसको भी अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा जो सरफेस होता है वो काफी इरेगुलरिटीज होती है उसके बेस पे। आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। If irregularities of one surface get fitted into irregularities of the other surface, it is called interlocking or irregularities. तो जब एक सरफेस की इरेगुलरिटीज दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज से क्या हो जाती है, फिट हो जाती है उसके साथ, तो क्या बनाती है, एक इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बनाती है। तो यही इंटरलॉकिंग जो होती है वो फ्रिक्शन के रिस्पॉन्सिबल होती है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस अपोजिशन टू कॉज मोशन इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फोर्स रिक्वायर होता है इस ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। सिंस फ्रिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग और of irregularities, so some force would be required to overcome these interlockings, and that force is force of. Further, interlocking of irregularities between two surfaces become more prominent with increasing weight of the moving body. This is the new reason why slim person can move
कैन मूव स्विफ्टली एंड अ हैवी पर्सन मूव्स स्लोली। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि यूज होता है फोर्स को मेजर करने के लिए, जो कि एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा होता है। दूसरा, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उसमें एक हुक होता है और एक पॉइंटर होता है जो कि अटैच्ड होता है दो डिफरेंट एंड से। थर्ड, जब जो हुक होता है वो पुल्ड होता है तो जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है एक ग्रेजुएट। Third, when a hook is pulled, pointer moves over a graduated scale indicating the force acting upon the object or hand pulling the। तो जब हुक पुल होता है तो पॉइंटर जो होता है वो मूव करता है ग्रेजुएटेड स्केल पे, जो कि इंडिकेट करता है जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। इट ऑल्सो अपोजेज द मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। It also opposes the motion between the two surfaces in contact। तो ये जो होता है, ये जो मोशन होता है उसको भी अपोज करता है जो कि दो सरफेसेस के बीच में होता है। अब कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो कि दो नॉन मूविंग सरफेसेस के बीच में हो रहा होता है, और ये वो फ्रिक्शन होता है जो कि दो रेस्टिंग सरफेसेस के बीच में होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक फोर्स होता है जो कि रेजिस्ट करता है इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। द फोर्स दैट इज नीडेड टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फोर्स जो कि नीडेड होता है इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड टाइप आता है बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग सर्फेसेस। ये दो स्लाइडिंग सर्फेसेस के बीच में होता है और इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एट the time of sliding, interlocks are not formed but irregularities do strike each other, thus generating sliding friction। तो स्लाइडिंग के टाइम पे इंटरलॉक्स तो फॉर्म नहीं होते हैं बट इरेगुलरिटीज की वजह से क्या हो जाता है? एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन फॉर्म हो जाता है। द फोर्स दैट इज नीडेड टू ओवरकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फोर्स जो कि इसको ओवरकम करने के लिए चाहिए होता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड टाइप होता है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी सरफेस के ऊपर से तो इरेगुलरिटीज उसके बीच में बन जाती है, तो ये क्या बनाता है? एक रोलिंग फ्रिक्शन बनाता है। बट इन द केस ऑफ रोलिंग मोशन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मच लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग मोशन एंड स्टैटिक मोशन। बट रोलिंग मोशन के केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू जो कि हमने ऊपर पढ़े। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और सबसे ज्यादा होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो फोर्स इसको ओवरकम करने के लिए चाहिए होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। It is for this reason the new design suitcases have wheels so that they can be rolled on instead of sliding them। तो इसलिए जो सूटकेसेस होते हैं बच्चों उनमें हमारा नीचे रोलिंग टायर्स व्हील्स लगाए होते हैं जो कि रोल करके हम उसे कैरी कर सके। नेक्स्ट आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में आता है हमारा एयर और वाटर। द मीडियम दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो वो मीडियम जो कि फ्लो कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग। तो जो फ्रिक्शन फ्लूइड के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग बोलते हैं। फोर्स दैट इज नीडेड टू ओवरकम फ्लूइड फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शन इस फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए नीडेड होता है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्लूइड फ्रिक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है?
Aeroplanes need to overcome air friction during flight. Ships need to overcome friction due to water. तो जो एयरप्लेन्स होते हैं वो एयर फ्रिक्शन को उनको ओवरकम करना होता है फ्लाइट के टाइम पे, और जो शिप्स होती है उनको फ्रिक्शन कम करना होता है वाटर में। जो हेयर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं एयर में, क्यों? वो भी एयर फ्रिक्शन की वजह से ही ड्राई होते हैं। अब फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं बच्चों फ्लूइड फ्रिक्शन को, वो क्या क्या है? पहला आता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ज्यादा स्पीड होगी तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा। दूसरा आता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रीमलाइन बॉडीज है वो लेस फ्लूइड फ्रिक्शन फेस करती हैं। थर्ड आता है नेचर ऑफ द फ्लूइड। जो विस्कस फ्लूइड होता है जैसे कि ऑयल, वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है एज कंपेयर टू द फ्लूइड जिसके पास लेस विस्कोसिटी होती है। अब फ्रिक्शन के बच्चों एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला, फ्रिक्शन जो होता है अब फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे फीट और फ्लोर के बीच में भी होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? वॉक कर पाते हैं और कंफर्टेबली स्टैंड कर पाते हैं ग्राउंड पे। दूसरा, जो व्हीकल्स लाइक रोड पे जो ट्रैवल करते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ट्रैवल कर पाते हैं, जो कि उनकी टायर्स और रोड के बीच में बन रहा होता है। हम जो होते हैं पेपर पे राइट कर पाते हैं क्योंकि जो फ्रिक्शन बन रहा होता है पेन के पॉइंट में और पेपर में। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आती है बच्चों, आप इसे खुद से करना। नाउ हियर्स अ फैक्ट. Limiting friction is the friction that acts when the body is just about to move. Limiting friction क्या होता है? वो एक फ्रिक्शन होता है जो कि एक बॉडी पे एक्ट करता है जब वो बॉडी सिर्फ मूव करने ही वाली हो। जो फ्रिक्शन होता है वो हमें अलाउ करता है एक नॉट बांधना, एक नॉट को टाई करना दो सरफेसेस के बीच में। जैसे कि अगर 2 रोप्स है उसके बीच में हमें नॉट बांधनी है तो वो भी हमारी फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाती है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमें अलाउ करता है एक मैच स्टिक को लाइटन अप करना, और जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से हम अपने क्लोथ्स को स्यू कर पाते हैं। सो फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। अब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को अपोज करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करते हैं। सेकेंड, एनर्जी अप्लाइड टू ओवरकम फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जो एनर्जी ओवरकम करने के लिए अप्लाई की जाती है फ्रिक्शन में वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जो हीट होती है वो अनवांटेड हीट होती है और अननेसेसरी हमारे जो टेम्परेचर होता है उसको रेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोटर का केस देखें, its insulation of windings gets melted up by heat as a result of which motor gets burned. तो उसकी जो वाइंडिंग्स की इंसुलेशन होती है वो मेल्ट हो जाती है हीट की वजह से, जो कि मोटर को जला देती है। Since motors etc. run with the help of electric power, power consumption of the electrical appliances is more because of the energy required to overcome friction. This increases our electricity bills. तो ये फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो मोटर्स होती है वो हमारी किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो जब ये ओवरकम करता है फ्रिक्शन को तो उससे जो हमारा बिल होता है वो बढ़ जाता है। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रफनेस ऑफ सरफेस। तो जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा ही फ्रिक्शन होता है। सो द ओनली वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज टू मेक द सरफेस स्मूथ। तो एक जो मेथड है जिससे हम फ्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो है जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाना। तो पहला मेथड आता है पॉलिशिंग।
अगर हम सरफेस को पॉलिश करते हैं और उसको स्मूदन करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे ज्वेल्स होते हैं वॉचेस की, उसको हम पॉलिश करते हैं ताकि जो उसके एक्सेल्स होती हैं वो होल्ड रहे उनके बीच में। दूसरा आता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन भी यूज होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। बाय एप्लीकेशन ऑफ अ लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces is reduced because then the surfaces of the two objects do not rub against each other. Instead, lubricated surface rub against each other, which have much less friction as compared to original rough surfaces. एग्जाम्पल हो गया जैसे फेस पाउडर जो होता है, अब आता है लुब्रिकेशन।
लुब्रिकेशन जो होता है वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. बाय एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces is reduced because then the surfaces of the two objects do not rub against each other. Instead, lubricated surfaces rub against each other, which have much less friction as compared to original rough surfaces. फॉर एग्जाम्पल जो फेस पाउडर होता है वो स्प्रिंकल किया जाता है कैरम बोर्ड पे, अगर आपने कभी देखा होगा तो वो क्या करता है, वो स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है. और जो फैंस होते हैं वो भी ग्रीस किए जाते हैं, और जो साइकिल के पार्ट्स होते हैं वो भी ऑयल्ड किए जाते हैं, जिससे जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके. थर्ड आता है बॉल एंड बियरिंग्स. As we have already discussed that rolling friction is less than sliding friction, so usage of ball and bearings can reduce the friction by replacement of sliding friction by rolling one. तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए जो बॉल्स और बियरिंग्स का यूज किया जाता है जिससे जो हमारे फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो. Next is by use of a layer of air or avoiding direct contact. As seen in the case of hovercraft, introduction of layer of air between hull and the water reduces the friction between the two. तो एयर की लेयर ऐड करने से जो फ्रिक्शन होता है हल और वाटर के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट आता है बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ मूविंग बॉडीज. नेचर हैज गिवन बर्ड्स एंड फिशेस स्ट्रीमलाइन बॉडीज. सो ऑन सिमिलर ग्राउंड बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, कार्स आर स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस फ्रिक्शन विद एयर. Bodies of ships and boats are streamlined to reduce friction with water. तो बच्चों जो बर्ड्स और फिशेस होती हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो उनकी जो बॉडीज होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है. स्ट्रीमलाइन बॉडीज जो होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं, इसलिए जो एरोप्लेन्स, रॉकेट्स और कार्स की जो बॉडीज बनाई जाती है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती हैं, जिससे जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके. ऐसी ही जो शिप्स और बोट्स की बॉडीज होती है वो भी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है. नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑप्टिंग टू इंक्रीज फ्रिक्शन. अगर आपको इंक्रीज करना हो फ्रिक्शन तो आप क्या कर सकते हैं. फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय अलाउइंग द इंटरलॉकिंग ऑफ टू रफ सरफेसेस टू एंटेंगल अप more closely. This can be achieved by allowing the two surfaces to press together more strongly, as in the case of car brakes. Brake pads press against moving parts of the vehicle very strongly, causing the friction to increase, resulting in the stopping of motion of a vehicle. तो सबसे मेन रीजन फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का यही है कि जो इंटरलॉकिंग्स है उनको अलाउ करना दो रफ सरफेसेस के बीच में, जिससे जो उनके बीच में इंटैंगल है वो हो और फ्रिक्शन बढ़े. अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 आ जाती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना. नाउ हियर इज अ फैक्ट. टायर्स ऑफ रेसिंग कार आर मेड स्मूथ टू रिड्यूस फ्रिक्शन. जो रेसिंग कार्स के टायर्स होते हैं वो स्मूथ बनाए जाते हैं जिससे जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हुए. उन टायर्स को हम क्या बोलते हैं, स्लिक्स बोलते हैं. वाइल द टायर्स ऑफ ऑर्डिनरी कार्स, जो ऑर्डिनरी कार्स के टायर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, जिससे जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो सके और जो ग्रिप है उनकी रोड के साथ वो ज्यादा हो. अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं और चैप्टर की समरी आ जाती है. आप इसे खुद से रीड करना, इससे आपका चैप्टर जो है वो रिवाइज होगा. और अब मैं मिलूंगी आपको चैप्टर नंबर 8 में. टिल देन कीप लर्निंग.